Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 natural and man-made disasters। बेटा ये जो वर्ड है डिजास्टर, इसका मीनिंग हिंदी में होता है आपदा। ठीक हुई बात। तो यहाँ पर डिजास्टर्स है तो ये क्या हो जाएगा, आपदाएं। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स को भी पढ़ेंगे, मींस प्राकृतिक आपदाओं को भी पढ़ेंगे, मेन मेड मतलब मानव निर्मित आपदाओं को भी पढ़ेंगे। अब नेचुरल डिजास्टर्स में तो देखो बेटा वॉल्केनिक एरप्शंस आ जाएंगे, है ना, अर्थक्वेक आ जाएंगे, फ्लड आ जाएगी और ड्रॉट आ जाएगा। ठीक है, मेनी मोर आर देयर। और मैन मेड डिजास्टर में बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लास्ट होना हो सकता है, किसी डैम का टूटना हो सकता है। ठीक है, तो जो डिजास्टर्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। चलो अब इंट्रोडक्शन, मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन, नेचुरल एंड मेड मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या है, मेड मेड डिजास्टर क्या है वो पढ़ेंगे हम। फिर डिजास्टर के कॉजेस, कारण को जानेंगे कि किस कारण से होता है और उनके इफेक्ट मतलब उनका प्रभाव क्या पड़ता है वो भी देखेंगे। फिर हम टाइप ऑफ डिजास्टर्स को देखेंगे, नेचुरल डिजास्टर क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स क्या है, प्राकृतिक आपदाएं क्या है, मैन मेड डिजास्टर्स क्या है, हाइब्रिड डिजास्टर क्या है, और फायर हैजार्ड्स और सेफ्टी को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलो फिर हम देखेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंडिया में किस तरीके से हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से इसके पीछे काम कर रही है, क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब कोई डिज़ास्टर आता है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इन नेचुरल डिज़ास्टर। अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है तो क्या उसके लिए हमारे पास कोई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। फिर केस स्टडीज़ देखेंगे बेटा, तो 3 केस स्टडीज़ को हम देखेंगे। फ्लड इन असम, फ्लड इन बिहार, नेपाल अर्थक्वेक ऑफ 2015, 2015 में जो अर्थक्वेक आया था नेपाल का, उसको पढ़ेंगे हम। फिर ऑयल स्पिल को देखेंगे, कोस्टल एरियाज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्टल एरिया में एक बार ऑयल स्पिल हो जाता है, हम उसको भी पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, नेचुरल एंड मेन मेड डिजास्टर। अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर और मेन मेड डिजास्टर का। तो बेटा डिजास्टर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सडन और एक्सीडेंशियल इवेंट होगा। सडन होगा, अगर पहले से पता होता तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं ना, और ऐसा जो लॉस प्रॉपर्टी का और ह्यूमन बीइंग का हो रहा है वो होता ही नहीं, इसलिए हम बोलते हैं डिजास्टर सडन होता है, एक्सीडेंशियल इवेंट होता है, वो भी बहुत ग्रेट मैग्नीट्यूड का, जिसको आप समझने के बाद भी कुछ ना कर पाओ। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि अर्थक्वेक आया है पर उसका मैग्नीट्यूड इतना है कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सडन होता है, एक्सीडेंशियल इवेंट होता है और मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कंसिडरेबल डैमेज होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का। ठीक है, लाइफ भी जाती है, भले वो एनिमल की हो या हमारी हो, और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता ही है। किसमें, डिजास्टर में। अब बेटा जब भी डिजास्टर आता है तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी सोसाइटी की फंक्शनिंग को डिसरप्ट करके रख देता है, बिगाड़ के रख देता है। तो डिजास्टर एक सडन क्लैमिटियस इवेंट है। क्लैमिटियस मतलब नुकसान देने वाला, सडन क्लैमिटियस मतलब अचानक से नुकसान देने वाला, जो हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को तहस नहस करके रख देता है। इससे ह्यूमन, मटेरियल एंड इकोनॉमिक, देखो ह्यूमन लॉस तो होता ही, हम लोग हर साल देखते हैं कि फ्लड में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, कई बार ड्रॉट के कारण मर जाते हैं। तो अभी कोरोना जो था, कोरोना में भी हमने देखा कि बहुत सारे डेथ हुई। तो ह्यूमन का लॉस भी होता है। मटेरियल लॉस कैसे बोले, जब फ्लड आती है तो हम लोगों ने देखा है कि गाड़ी बह जाती है, लोगों के घर टूट जाते हैं, जो फसल खड़ी होती है खेतों में वो ख़त्म हो जाती है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक नुकसान होता है और एनवायरनमेंट को भी डैमेज होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट डैमेज हो जा रहा है, एनवायरनमेंट का लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, रिलेटेड टू मनी भी हमें लॉस हो रहा है, मटेरियल का लॉस हो रहा है और ह्यूमन का लॉस होता है। दैट एक्सीड्स द कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ एबिलिटी टू कोप। बेटा और जब भी डिज़ास्टर होता है तो ये एक इस तरीके का डिज़ास्टर होगा कि जो कम्युनिटी होगी, जो सोसाइटी होगी, इससे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लड़ नहीं पाएगी। अगर एक किसान है, कल वो गेहूँ काटने वाला था, आज अगर बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है और उसका पूरा गेहूँ पानी में भर जाता है, तो बेटा वो गेहूँ अब उसके किसी काम का नहीं रहेगा, और उसके पास भले ही कितने भी रिसोर्सेज हों, पर
1 साल का जो 3-4 महीने की उसकी एफ़र्ट थे, वो तो सब ख़त्म हो गए जैसे ही रेनफॉल बहुत ज़्यादा हैवी हुई। ऐसे ही अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है, तो आपने जीवन भर मेहनत करके जो घर बनाया था, उसका लॉस हो जाएगा। और क्या क्विकली विदिन 2 डे, 3 डे आप उसको अपने रिसोर्सेज़ के थ्रू वापस से रीबिल्ड करवाएँगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज ह्यूमन के पास है, उसके जो अपने रिसोर्सेज हैं, उसके पास उतनी एबिलिटी नहीं होती कि विद इन अ 2-3 डे वो कोप अप कर जाए और लॉस पता ही ना चले। दो ऑफन कॉज्ड बाय नेचर, देखो अगर हम डिज़ास्टर की बात करें तो ऑफन नेचर ही करता है, पर कई बार ह्यूमन भी रीज़न बन जाते हैं डिज़ास्टर का, ठीक है? जैसे कि अर्थक्वेक को हम रोक नहीं सकते, फ्लड को हम रोक नहीं सकते, ड्रॉट को हम रोक नहीं सकते, पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, वो तो हम रोक सकते हैं ना। पर ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि ऑफ़न जो डिज़ास्टर का कॉज़ होता है वो नेचर होता है, पर कई बार ह्यूमन ओरिजिन्स भी होते हैं डिज़ास्टर के। कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर, जो प्रिंसिपल कॉजेज़ है डिज़ास्टर्स के वो है, पहला रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। हम लोग बिना सोचे समझे अर्बनाइजेशन करते ही जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। शहर बनते जा रहे हैं और शहरों के बनने से हम लोग ट्रीज़ को मैसिव स्केल पे कट कर रहे हैं, पक्की रोड बना दे रहे हैं, सीमेंटेड एरिया बना दे रहे हैं, जिससे कि पानी का इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं होता है, ठीक है? अगर आपके आसपास थोड़ा बहुत कच्चा एरिया रहेगा, तो बेटा जो बारिश में पानी गिरता है वो ज़मीन सूखेगी और हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा। पर यहाँ पर क्या होता है, आप लोग हर चीज़ अपने घर के आसपास कुछ भी कच्चा नहीं देखना चाहते, मिट्टी नहीं देखना चाहते, हर चीज़ में सीमेंट, टाइल्स वगैरह लगा देते हो, तो बेटा पानी अंदर कैसे जाएगा? और पानी अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा? आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, एक टाइम के बाद नीचे ज़मीन के अंदर का पानी ख़त्म हो जाएगा। वाइड स्प्रेड अर्बन और रूरल पॉवर्टी, ठीक है? जो अर्बन और रूरल पॉवर्टी है वो भी डिज़ास्टर का एक रीज़न है, प्रिंसिपल कॉज है। एंड अनअवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। लोग बेटा अवेयर ही नहीं है कि उनके किसी एक पर्टिकुलर काम का अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो पहला तो अनअवेयरनेस रीज़न है, और दूसरा बेटा बहुत वाइड स्प्रेड अर्बन और रूरल पॉवर्टी है। तो कुछ लोग ना चाह कर भी वो काम करते हैं जिससे इन्वायरमेंट डैमेज हो, ठीक है? हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, मर्सीलेसली डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो प्रॉपर्ली करना चाहिए, पर उसमें भी मिसमैनेजमेंट है। फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी फॉल्टी है। जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? हमें पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक ऑफन आते ही हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में हमें बिल्डिंग कैसी बनानी चाहिए जो अर्थक्वेक को सह सकें, ठीक है? अर्थक्वेक प्रॉन हो, कि अर्थक्वेक को सह सकें। आप कच्ची पक्की जैसे भी बिल्डिंग बना दोगे तो वो अर्थक्वेक प्रॉन हो गया, अर्थक्वेक आएगा और वो टूट के गिर जाएगी। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो भी फॉल्टी है, गलत सिस्टम के थ्रू हम बना रहे हैं। तो हमें बिल्डिंग्स को इतनी मजबूती से बनाना चाहिए कि छोटा मोटा अर्थक्वेक को झेल लें। मेजर फायर ड्यू टू द ह्यूमन केयरलेसनेस, ज़्यादा से ज़्यादा जो आग लगती है वो ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से ही लगती हैं। अगर आदमी सावधानी रखे तो ये जो मेजर फायर के केसेस होते हैं ये नहीं होंगे। पब्लिक प्लेसेस में, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में, होटल्स में, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में, अभी कोटा में शायद कहीं कोचिंग सेंटर में बहुत बड़ी आग लगी थी, बच्चे कूद कूद के ही अपनी जान दे दिए थे उस आग से बचने के लिए। तो बेटा अगर ह्यूमन नेग्लिजेंस नहीं होगी तो ये आग नहीं लगेगी। वो कोटा में शायद वो एसी के थ्रू आग लगी थी। टेररिज्म लीडिंग टू एक्सप्लोजन एट क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस, बेटा जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं। लोग मार्केट में बहुत ही क्राउडेड एरिया में बॉम्ब वगैरह फिट करके चले जाते हैं और वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन्स होते हैं और लोग बहुत सारे मर जाते हैं। पब्लिक पॉलिसीज़ इनएफिशिएंट है, मतलब गवर्नमेंट एफिशिएंट पब्लिक पॉलिसीज़ नहीं बना पा रही है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा और ध्यान दे के अच्छी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। कई बार न्यूक्लियर डिज़ास्टर होता है, न्यूक्लियर
पावर प्लांट में। तो न्यूक्लियर वेपन से जो डिज़ास्टर होगा वो तो बहुत ही हार्मफुल है। हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा बेटा। कई बार गैस लीक हो जाती है, वो भी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। जैसे कि गैस लीक हुई थी हमारे भोपाल गैस ट्रेजेडी में, मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। रेल रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं ड्यू टू ह्यूमन एरर्स। रेल रोड एक्सीडेंट्स मतलब कई बार दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, रेल पटरी से नीचे उतर गई, रोड में दो गाड़ियाँ टकरा गई, तो ये सब मेजर कॉज है डिज़ास्टर। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर, बेटा डिज़ास्टर की वजह से जानें जाती हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ये सडन, ड्रास्टिक और नॉर्मली अकर विदाउट एनी अलार्म और वार्निंग। कभी भूकंप वार्निंग नहीं देता मैं आने वाला हूँ, वॉल्केनिक एरप्शंस वार्निंग नहीं देते, फ्लड वार्निंग नहीं देती। पर फ्लड को आप कभी, मुझे ऐसे लगता है कि आप फोरकास्ट कर सकते हो। आप देखते हो 3-4 दिन पानी बहुत ज़्यादा गिर जाए तो आप फ्लड का अंदाज़ा फिर भी लगा सकते हो, पानी ना गिरे तो आप ड्रॉट का अंदाज़ा लगा सकते हो। पर 3-4 महीने पहले हमें नहीं पता चलता पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, है ना। वो तो जब नहीं गिरता तब हमें पता चलता है यार पानी नहीं गिरा, कुछ और अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो बेटा ये हमेशा बिना वार्निंग के आते हैं, ठीक है, विदाउट एनी अलार्म और वार्निंग। देयर इज़ इमेंस लॉस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा लॉस होता है प्रॉपर्टी का, डैमेज हो जाता है प्रॉपर्टी का, और डेथ्स भी बहुत होती है। डैमेज इन द फॉर्म ऑफ डेथ्स, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लाइफ का लॉस होता है। लाइफ जब डेथ होगी तो वो भी डैमेज का ही एक पार्ट है। टाइप ऑफ डिज़ास्टर, बहुत सारे जो डिज़ास्टर हैं उनका नेचुरल ओरिजिन है, बल्कि कुछ डिज़ास्टर मैन मेड भी होते हैं। ये पहले भी 2 बार हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ डिज़ास्टर होते हैं नेचुरल, कुछ होते हैं मैन मेड, कुछ होते हैं हाइब्रिड। पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स को। जब डिज़ास्टर हो नेचुरल फोर्सेस की वजह से तो उसे क्या कहेंगे, नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है, जिनको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ना हम अर्थक्वेक को रोक सकते हैं, ना वॉल्केनिक एरप्शन को, ना फ्लड को, ना ड्रॉट को, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर। नेचुरल डिज़ास्टर डिसरप्शन होता है इन द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट के बैलेंस में कोई डिस्ट्रप्शन हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल डिज़ास्टर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इन द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ डिज़ास्टर। देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हमें पहले से ही कोई चीज़ समझ में आने लग जाए तो हम उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन फैक्टर है वो कॉस्ट को रेस कर देते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज की भी और लॉस ऑफ लाइफ की भी। मतलब जीवन भी ज़्यादा जाता है, हमारी प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब बेटा सुनामी वगैरह आती होती है तो गवर्नमेंट बहुत वार्निंग देती है, बहुत वार्निंग देती है, पर कुछ फिशरमैन वगैरह सुनते ही नहीं हैं। कुछ लोग अपने घरों को खाली करके ही नहीं जाते हैं, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। वो सोचते हैं 3 दिन से गवर्नमेंट बोल रही है सुनामी आएगी आएगी आएगी, 2 दिन तो आई नहीं, चलो तीसरे दिन भी नहीं आएगी, और तीसरे दिन हो सकता है सुनामी आ जाए, है ना। तो ह्यूमन फैक्टर कॉस्ट बढ़ा देता है, प्रॉपर्टी डैमेज की भी और लॉस ऑफ लाइफ की भी। अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल डिज़ास्टर, अगर आप नेचुरल डिज़ास्टर को समझ पाओ तो वो आपको क्लूज़ भी देगा और आप प्रिवेंशन भी टाइमली कर पाएंगे। क्या रोकथाम हो सकती है वो कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो बेटा हम हमारे एनिमल की, मतलब आपके पास अगर काऊ है, बफेलो है, गोट्स है, उनकी लाइफ बचा सकते हो, अपनी लाइफ बचा सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको कहीं और रिहेबिलिटेट कर सकते हो, कहीं और ले जाके रख सकते हो टाइम, जब तक वो डिज़ास्टर है। सारे नेचुरल डिज़ास्टर को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, नॉट ऑल नेचुरल डिज़ास्टर कैन बी प्रिवेंटेड। हर नेचुरल डिज़ास्टर के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसकी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें इकोलॉजी की, तो वो हमें ये लेसन्स तो देती है कि भाई आप किस तरीके से इस डैमेज को कम कर सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। तो अगर आपको इकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स पता है तो आप किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट को लेसन कर सकते हो, कम कर सकते हो। नेचुरल डिज़ास्टर कौन कौन से बेटा, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लैश फ्लड, वॉल्केनिक एरप्शन, साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट्स, टोर्नाडोज। क्या क्या नाम याद कर लो, टोर्नाडोज, ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शन, साइक्लोन्स, फ्लैश फ्लड्स, सुनामी, अर्थक्वेक एट्सेट्रा। अब अगर हम अर्थक्वेक की बात करें
तो अर्थक्वेक में क्या होता है बच्चा, वाइब्रेशन होने लगते हैं अर्थ की सरफेस पे, है ना। दैट फॉलोज अ रिलीज ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ क्रस्ट, और उसके बाद अर्थ क्रस्ट से जो एनर्जी रिलीज होती है तो पूरे पर्टिकुलर एरिया को हिला के रख देती है। अर्थक्वेक फॉल्ट लाइंस पर ही होते हैं। अर्थक्वेक हैपेंस अलोंग द फॉल्ट लाइंस। जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की उसको हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे, ठीक है। फॉल्ट लाइन क्या होती है पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। फॉल्ट लाइन बोले तो फ्रैक्चर्स ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के क्रस्ट पे जो फ्रैक्चर्स होते हैं, जो अंदर से टूटा हुआ पार्ट है, मतलब अंदर से जो क्रैक्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉल्ट लाइन, ठीक हुई बात। अब देखो जो अर्थक्वेक है उसको हम कैसे मेजर करते हैं बच्चा, तो उसे एक स्केल पे मेजर किया जाता है जिसका नाम है रिक्टर स्केल। और ये जो रिक्टर स्केल इनका नाम पड़ा है वो एक अमेरिकन सेस्मोलॉजिस्ट के नाम पे पड़ा है जिनका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, ठीक हुई बात। तो ध्यान रखो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे। रिक्टर स्केल में जो रिक्टर वर्ड है ये अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट के नाम से लिया गया है, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है रिक्टर स्केल। पावरफुल वाइब्रेशंस और जो ट्रीमर्स आपको महसूस होते हैं अर्थक्वेक में उन्हें हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। जो ट्रीमर्स जो वाइब्रेशन हम फील कर पा रहे हैं वो क्या है, सेस्मिक वेव्स हैं। ये जो वेव्स हैं ट्रेवल आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, धरती के अंदर से निकलती हैं और चारों दिशाओं में फैलने लगती हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज द सुनामी। और बेटा सुनामी के पीछे जो कारण होता है वो अर्थक्वेक ही होता है। तो अर्थक्वेक के वैसे ही बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट है, पर सबसे बड़ा निगेटिव और मोस्ट डेंजरस इफेक्ट है वो है सुनामी। अगर समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया, ओशन के अंदर अर्थक्वेक आया तो वो क्या लिखिए, सुनामी। सेकेंड हम देखेंगे सुनामी। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव्स, ठीक है बात। हार्बर वेव्स, बंदरगाह पर चलने वाली जो वेव्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुनामी। सुनामी में सीरीज ऑफ वेव्स आती हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ वेव्स, बहुत सारी वेव्स आएंगी विथ अ लॉन्ग वेवलेंथ एंड पीरियड, लंबे मतलब ज़्यादा टाइम के लिए लंबी लंबी वेव्स आती रहेंगी। सुनामी आर जनरेटेड बाय लार्ज इम्पल्सिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी बेड। और सुनामी जनरेट करने के पीछे क्या रीज़न होता है, अभी हमने देखा अर्थक्वेक। तो बेटा जब इम्पल्सिव डिस्प्लेसमेंट होगा सी बेड का, जो सी बेड है वो अर्थक्वेक के कारण पूरी तरीके से डिस्प्लेस होना चालू होगा। देखो ये सी बेड है, मतलब ये यहाँ पे अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, और यहाँ ओशन में पानी भरा हुआ है। तो बेटा जब ये सी बेड ब्रेक होगा, ये टूट के अलग जाएगा या इसमें ट्रीमर्स आएंगे इस क्रस्ट में, तो ये पानी भी बहुत भयंकर तरीके से इधर उधर भागेगा, डिस्प्लेस होगा। सुनामी अर्थक्वेक जनरेट करता है। सुनामी आर जनरेटेड बाय अर्थक्वेक ऑफ द सी फ्लोर। जब सी फ्लोर में अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी आएगी। लैंडस्लाइड्स अंडर वाटर एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। देखो या तो सी फ्लोर में अर्थक्वेक आ जाए तो सुनामी आ सकती है। अगर अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए, जैसे ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पे ये क्रस्ट है, इसमें अगर लैंडस्लाइड हो जाए, ज़मीन का पूरा की पूरा हिस्सा ही बह के निकल जाए तो भी सुनामी आएगी। और वॉल्केनिक, अगर पानी के अंदर समुद्र के अंदर वॉल्केनिक एरप्शन होगा तो भी सुनामी आएगी। सुनामी रेंज फ्रॉम 1 मीटर टू ओवर 30 मीटर्स इन हाइट। सुनामी की हाइट 1 मीटर से लेके 30 मीटर्स तक हो सकती है। 1 मीटर से लेके 30 मीटर्स तक हो सकती है। 30 मीटर अंदाज़ा लगाओ ज़रा कितना होता है। जो लास्ट सुनामी है वो आई थी इंडिया में 26 दिसंबर 2004 में ऑन बॉक्सिंग डे, ठीक है। जो लास्ट सुनामी थी वो कब आई थी इंडिया में, 26 दिसंबर 2004 ऑन बॉक्सिंग डे। इस सुनामी में 2,27,000 लोगों की डेथ हो गई थी पूरी 12 कंट्रीज़ में मिला के, ठीक है। नियरली 2,27,000 पीपल डाइड इन 12 कंट्रीज़। इंडिया वॉज वर्स्ट हिट एंड अबाउट 10,000 पीपल डेड। और इंडिया में 12 कंट्री में सुनामी का इम्पैक्ट था बेटा। इंडिया भी वर्स्ट हिट था, अकेले भारत में 10,000 लोगों की जानें गई थी। ये है बेटा सुनामी।
और सुनामी ने इस एरिया को बैडली इम्पैक्ट किया था, यहाँ पर इम्पैक्ट था, यहाँ इम्पैक्ट था, यहाँ इम्पैक्ट था। अंडमान निकोबार, कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, श्रीलंका, मालदीव्स, मलेशिया, लक्षद्वीप आइलैंड, मालदीव्स लक्षद्वीप, इनके ऊपर ये मालदीव आइलैंड है, यहीं पर लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, सबके ऊपर इम्पैक्ट था। अब हम पढ़ेंगे टोहोकू अर्थक्वेक एंड सुनामी। 2011 में अर्थक्वेक आया कहाँ पर? पैसिफिक कोस्ट पे। 2011 में अर्थक्वेक आया कहाँ पर? पैसिफिक कोस्ट ऑफ टोहोकू इन जापान। जापान के टोहोकू पर क्या आया? अर्थक्वेक आया, ठीक है। और इसे बेटा, इस अर्थक्वेक को जापान के जो लोग हैं वो ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक। ये फ्राइडे को आया 11 मार्च 2011 में। इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 9.0 रिक्टर स्केल का था। एपिसेंटर ओशिका पेनिनसुला, जो जापान का ओशिका पेनिनसुला है, उसके ईस्ट में 70 किलोमीटर दूर था। ओशिका पेनिनसुला आप लोग मैप में सर्च करोगे जापान के पास आपको मिल जाएगा। तो ओशिका पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब पता है ना, वो ट्रायंगुलर पोर्शन जो तीनों साइड से, या ट्रायंगुलर नहीं होगा तो अर्थ का वो पार्ट जो तीन साइड से पानी से ढका हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला। तो वो ओशिका पेनिनसुला के ईस्ट में 70 किलोमीटर दूर एपिसेंटर था इस ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक का। फिर से ये कब आया था? टोहोकू 11 मार्च 2011 में आया था। ये ओशिका पेनिनसुला के ईस्ट में 70 किलोमीटर दूर इसका एपिसेंटर था और मैग्नीट्यूड कितना था रिक्टर स्केल पे? 9। जो अर्थक्वेक था उसने ट्रिगर किया पावरफुल सुनामी को, जिनकी हाइट 40.5 मीटर्स तक गई। तो ये जो सुनामी आई ये किसकी वजह से आई? अर्थक्वेक की वजह से आई। ये बहुत पावरफुल अर्थक्वेक था जिसने जापान को हिट किया। 15,883 लोगों की डेथ हो जाती है। 2,537 पीपल मिस हो जाते हैं, वो मिसिंग थे, बाद में मिले नहीं मिले, नहीं तो सपोज हम मान लेते हैं कि उनकी भी डेथ हो गई होगी। इस अर्थक्वेक के बाद 15 मीटर सुनामी, अर्थक्वेक के बाद 15 मीटर्स की जो सुनामी आई उसने पावर सप्लाई को बर्बाद करके रख दिया एंड कूलिंग ऑफ 3 फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर रिएक्टर, फुकुशिमा दाइची जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे उनकी पावर सप्लाई को बिल्कुल नष्ट करके रख दिया, ख़त्म करके रख दिया, और इस वजह से न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ 11 मार्च 2011। देखो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई, और जो सुनामी 50 मीटर ऊंची थी उसने जो पावर सप्लाई हो रही थी एंड कूलिंग ऑफ 3 फुकुशिमा दाइची, कंटिन्यूस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में कूलिंग प्रोसेस चलती रहती है, तो उस कूलिंग प्रोसेस में इम्पैक्ट आया, पावर सप्लाई वहाँ की डिसेबल होगी, इस वजह से वहाँ पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हुआ। कब ही? 11 मार्च 2011। अर्थक्वेक फॉलोड, सुनामी फॉलोड बाय अर्थक्वेक, और सुनामी के बाद ये न्यूक्लियर डिजास्टर। समझ में आया बेटा? देखो पावर सप्लाई होती थी, पावर सप्लाई मतलब बिजली की सप्लाई रुक गई, तो एंड कूलिंग ऑफ 3 फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर रिएक्टर, जो दाइची न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उनमें कूलिंग बंद हो गई, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ 11 मार्च 2011। बहुत सारे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स वर टेकन डाउन एंड 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स सफर्ड एक्सप्लोजन। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स को यूज़ किया गया, पर भी 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक्सप्लोजन हुए ड्यू टू हाइड्रोजन गैस दैट बिल्ड अप विद इन द आउटर कंटेनमेंट बिल्डिंग। देखो जैसे ही कूलिंग सिस्टम फेल होता है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनने लगती है, और उस हाइड्रोजन गैस के एक्सप्लोजन से 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बुरी तरह बैडली सफ़र किए। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा सा एरिया बनाते हैं पावर प्लांट के पास कि उन्हें भी पता होता है कि इतनी मजबूती से बने, क्योंकि भैया न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक्सप्लोजन्स तो हो सकते हैं। तो बेटा जो आउटर कंटेनमेंट बिल्डिंग थी उसमें हाइड्रोजन गैस की वजह से एक्सप्लोजन चालू हो गए, और एक्सप्लोजन क्यों हुए? क्योंकि कूलिंग सिस्टम फेल कर गया। कूलिंग सिस्टम क्यों फेल कर गया? क्योंकि पावर सप्लाई ही नहीं थी। इस पावर सप्लाई को किसने ख़राब कर दिया, डिसेबल कर दिया था? सुनामी ने। जो रेसिडेंट थे 20 किलोमीटर के रेडियस में फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास,
उन्हें एवाक्यूएट करा लिया गया, फटाफट से खाली करवाया गया, क्योंकि पता था कि इसका बैड इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर होगा। 20 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी रेसिडेंट्स थे उन सबको बोला आप लोग यहाँ से फटाफट निकल जाएं। ये है बेटा फुकुशिमा दाइची में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ उसका फोटो। अब बेटा जब अर्थक्वेक आए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं वो पढ़ेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आर अ कॉमन अकरेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 20 15 साल में एक बार आता है, आते ही रहते हैं अर्थक्वेक। रम बिलो द अर्थ सरफेस थाउजेंड्स ऑफ टाइम एवरी डे। देखो कई बार अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जब ज़्यादा होता है तब हमें पता चलता है बेटा, अदरवाइज धरती के अंदर 1000 ऑफ टाइम हर दिन में अर्थक्वेक आता रहता है। पर जो मेजर अर्थक्वेक है थोड़े से लेस कॉमन है, ऐसा नहीं होता कि हर दूसरे दिन अर्थक्वेक आ रहा है। इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है, जिनका जियोलॉजिस्ट आज तक 100% क्या रीज़न है वो पता नहीं लगा पाए। कुछ प्रोबेबल रीजंस हम बता सकते हैं। गिवन बिलो आर द थिंग्स टू डू टू प्रिपेयर फॉर एन अर्थक्वेक। अब नीचे हम लोग पढ़ेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं अर्थक्वेक से बचने के लिए, ठीक है, क्या करें जब ग्राउंड शेक करने लग जाए। सेफ्टी टिप्स, हमारे पास अर्थक्वेक रेडीनेस प्लान होना चाहिए। आप प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करें कि कैसे आप अपने होम को स्टेडर बना सकते हैं, सच एज बोल्टिंग बुक केसेस, वॉल स्टर्ट्स, इंस्टॉलिंग स्ट्रॉन्ग लेचेस ऑन कपबोर्ड्स एंड स्ट्रैपिंग ऑफ वाटर हीटर टू वॉल स्टर्ट्स। मतलब किस तरीके से इन सब की फिटिंग करवाएं, कितनी मजबूती से इनको लगवाएं कि छोटे मोटे अर्थक्वेक को ये बर्दाश्त करो। देखो बहुत बड़ा अर्थक्वेक होगा तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सब खत्म कर ही देगा, पर कम से कम 4-5 रिक्टर स्केल को ये लोग सह जाएँ। इस तरीके से आप लोग अपने घर में डेकोर करवाएँ, अच्छे कबर्ड्स बनवाएँ, वाटर हीटर्स बढ़िया से दीवारों पे लगवाएँ, मजबूती से। मतलब उस प्लेस को लोकेट कर लें घर में हर जगह जहाँ पे आप जा सकते हैं जब अर्थक्वेक आए। ये वो स्पॉट होना चाहिए जहाँ पर कुछ भी आपके सर के ऊपर ना गिरे। कैंड फूड की सप्लाई आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए, 11.4 लीटर्स 3 गैलन वाटर होना चाहिए पर पर्सन। 5 पर्सन है तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, ठीक है, इतना पानी होना चाहिए आपके पास। डस्ट मास्क हो, गॉगल्स हो, वर्किंग बैटरी हो, रेडियो और फ्लैश लाइट मतलब बैटरी वगैरह आपके पास हो, टॉर्च आपके पास हो। वाटर मेन्स को कैसे बंद करना है, गैस को कैसे बंद करना है, ये भी आपको आना चाहिए। जब शेकिंग बिगिन हो जाए, मतलब अर्थ का सरफेस शेक करने लग जाए, तो आप किसी टेबल या डेस्क के अंदर कवर करके बैठ जाएं अपने सर को। घर में ही रहें जब तक शेकिंग पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। यू आर श्योर इट्स अ सेफ टू एग्जिस्ट। जब तक आपको ऐसा नहीं लगे भैया कि यार बाहर जाके मैं सेफ हो जाऊँगा, तब तक अपने घर में ही रहें। बुक केसेस और फर्नीचर जो आपके ऊपर गिर सकते हैं उससे दूर रहें, विंडोज से दूर रहें, हाई राइज बिल्डिंग से दूर रहें। एक्सपेक्ट द फायर अलार्म्स एंड स्प्रिंकलर्स टू गो ऑफ ड्यूरिंग अ क्वेक। अगर आप बेड पे हैं तो होल्ड ऑन एंड स्टे देयर, वहीं पर रहें। अपने हेड को पिलो से कवर कर लें। बिस्तर पे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सर को तकिए से बचा लें। अगर आप बाहर हैं तो आपको एक क्लियर स्पॉट पर रहना चाहिए, किसी बिल्डिंग, किसी पेड़, किसी पावर लाइन के पास में ना हो, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर गिर ही जाएंगे। और आपको भी ज़मीन के ऊपर बैठ जाना है, ठीक है। अगर आप कार में हैं तो स्लो डाउन एंड ड्राइव टू अ क्लियर प्लेस। आप स्पीड कम कर दें और एक क्लियर स्पेस तक पहुंच जाएं। कार में ही रहें जब तक शेकिंग बंद ना हो जाए। अब हम पढ़ेंगे फ्लैश फ्लड्स को। जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये रैपिड फ्लड्स होते हैं जो लो लाइंग एरिया में हर बार हम देखते हैं कि पानी भर ही जाता है, लाइक ड्राई लेक्स, रिवर्स, बेसिन। इट मे कॉज्ड बाय हैवी रेन। जब हैवी रेन होगी तभी ये फ्लड्स आएंगी। एसोसिएटेड विथ सीवियर थंडर स्टॉर्म। जब सीवियर थंडर स्टॉर्म भी हो रहे हो, हैवी रेन भी हो रही हो, इनकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज होंगे वहाँ पर पानी भर जाएगा, जैसे ड्राई लेक्स हैं, रिवर हैं, बेसिन्स हैं। सीवियर थंडर स्टॉर्म हो सकता है, हरिकेन हो सकता है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म और मेल्ट वाटर फ्रॉम आइस।
स्नो फ्लोइंग ओवर आइस शीट्स और स्नो फील्ड्स, ये सब कहीं ना कहीं पानी के लेवल को बढ़ा देंगी और फ्लड का कारण बनेगी। जैसे फ्लैश फ्लड आई थी कहाँ पर, उत्तराखंड में, नॉर्थ इंडिया में। जून 2013 में जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ के कुछ रीजन, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी नेपाल में भी ऐसा हुआ, उनके जो एडजॉइनिंग एरिया, यहाँ पर हैवी रेनफॉल हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड आई और लैंडस्लाइड्स भी हुई। अगर हम गवर्नमेंट के फिगर्स को ध्यान में रखें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा कि 7,748 लोग मिसिंग थे और 1,000 की तो डेथ रिपोर्ट की गई, मतलब मर गए वो लोग। ब्रिजेस को डैमेज हुए, रोड्स को डैमेज हुए, 70,000 पिलग्रिम्स जो केदारनाथ में थे वो अलग अलग जगहों पर फंस गए। उनमें से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया आर्मी द्वारा, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स द्वारा, पैरामिलिट्री ट्रूप्स द्वारा, पर बहुत सारे लोग उनमें से भी नहीं मिले। ये जो फ्लड थी इसका कारण था हैवी रेनफॉल, कहाँ पर, उत्तराखंड में और एडजॉइनिंग एरियाज में। 375% मोर देन द बेंचमार्क रेनफॉल, जो रेनफॉल जितनी होनी चाहिए उससे 375 सेंटीमीटर ज़्यादा रेनफॉल हुई, जिसकी वजह से, अब देखो नॉर्मल रेनफॉल से अगर इतनी 375% रेनफॉल ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है फ्लड तो आएगी। इससे जो चोराबरी ग्लेशियर था वो भी मेल्ट होने लगा। दिस कॉज द मेल्टिंग ऑफ चोराबरी ग्लेशियर एट द हाइट ऑफ 3,800 मीटर्स। चोराबरी जो ग्लेशियर था वो पिघलने लग गया, जिसकी हाइट थी 3,800 मीटर्स। एंड एरप्शन ऑफ मंदाकिनी रिवर विच लेड टू हैवी फ्लड। जैसे इसका पानी मंदाकिनी रिवर में आया, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लड आई गोविंद घाट, केदारधाम, रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड में। ये है फ्लैश फ्लड्स इन उत्तराखंड। लोगों ने बड़ी, मतलब पैरामिलिट्री, एयरफोर्स, बहुत मुश्किल से लोगों को बचाया था बेटा यहाँ पे। बेटा जो अपर हिमालयन टेरिटरीज़ हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, तो ये एरियाज़ जो हैं वो इनएक्सेसिबल हैं। यहाँ पर मेजर दे आर होम टू सेवरल मेजर हिस्टोरिक, यहाँ पर बेटा सेवरल हिंदू पिलग्रिम सेंटर्स हैं, जैसे कि केदारनाथ, जहाँ पर कम से कम 1 लाख पिलग्रिम इन प्लेसेस को विजिट करते ही हैं। नियरली 1 लाख पिलग्रिम वर विजिटिंग दीज प्लेसेस व्हेन द डिजास्टर स्टार्ट विथ हैवी रेन। मतलब लाखों में श्रद्धालु तो हमेशा वहाँ होते ही हैं, पर जब ये डिज़ास्टर आया उस टाइम भी 1 लाख लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। 4 दिन तक जब हैवी बारिश होती रही, पिलग्रिम वहाँ फंसे रहे। फिर मेल्टिंग स्नो एग्रावेटेड द फ्लड, और जो बर्फ़ पिघल रही थी उसकी वजह से फ्लड और ज़्यादा बढ़ गई। हैवी लॉस हुआ बेटा, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी। अब हम कैसे बचा सकते थे अपने आप को इस फ्लैश फ्लड से, क्या क्या हमें मेजर्स लेने थे। पहला, द एरिया मस्ट बी इवैक्यूएटेड एट द फर्स्ट साइन ऑफ वार्निंग। जैसे ही वार्निंग का पहला साइन मिले उस एरिया को खाली करवा लो। इम्पोर्टेंट एसेंशियल आइटम जैसे पानी, खाना, फूड, फ्लैश लाइट्स, इनको लेकर के किसी सेफ जगह पहुंचो। टॉर्च रख लो अपने पास, पानी रख लो, खाना रख लो। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं उनको डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना होगा, आग नहीं लगेगी, करंट नहीं लगेगा। जो फ्लडेड एरियाज़ हैं, जो क्रीक्स हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअल्स को अकेले बिल्कुल भी ना जाए क्रीक्स में, फ्लडेड एरियाज़ में। जो रेडियोज़ और टेलीविज़न पे जो मॉनिटरिंग हो रही होती है उसको आप ध्यान से सुनें। ट्रैक रखें वेदर फोरकास्ट का और वार्निंग का, इन केस इट इज़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो कंटिन्यूस न्यूज़ वगैरह सुनते रहें। और सरकार को कौन सी स्टेप्स लेनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कैसे वो लोगों को बचा सकते हैं। तो फोरकास्ट जो एंड वार्निंग, जो भी फोरकास्ट है, जो भी वार्निंग है, वो मीडिया के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाए। जो वेटलैंड हैं उन्हें रिटेन किया जाए, क्योंकि वो वेटलैंड पानी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, फ्लड वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर उस वेटलैंड को सरकार मिटा देगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल ना हो। उत्तराखंड में आधी नेचुरल कैलामिटी का रीज़न तो डिफॉरेस्टेशन है, तो पेड़ों को काटने से मना कर दें, उनके ऊपर क्लोज वॉच रखें जो पेड़ों को काट रहा है। एक थॉरो रिसर्च होनी चाहिए बिफोर प्लानिंग एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। जब भी डैम बना रहे हो उसके पहले थॉरो रिसर्च करो। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डैमेज करता है उसके पहले प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। उसके इफ़ेक्ट्स को देखना चाहिए, सराउंडिंग एरिया पे क्या होंगे, लोगों पे क्या होंगे जो वहाँ रह रहे होंगे। बेटा मैन मेड डिज़ास्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में।
ठीक है।